नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईक्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी बीटीसी मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्त आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही पेपर देखने को मिलेंगे। दोस्त आपका पेपर 25 नंबर का होगा और यह 3 भागों में बटे होंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न होगा, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा और तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। दोस्त इसको करने के लिए आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। तो चलिए दोस्त बिना देर किए हुए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्त 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं 83 और 89 है। इस तरह हम लोग का दो ऑप्शन सही होगा। दोस्त यहाँ पर थोड़ा समझेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो दोस्त वे संख्याएं जो स्वयं अथवा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से न कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्त यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है 83 और 89, वे संख्याएं स्वयं से कटेंगी और एक से कटेंगी, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए दोस्त ये अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटा या सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा या पहला अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर दोस्त पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या के कितने गुणखंड होते हैं, तो दोस्त अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणखंड होते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। 90 अंश के कोण को कहते हैं। तो दोस्त 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ऑप्शन सही होगा। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे कि अगर कोई कोण 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा कोई कोण बन रहा है तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगर दोस्त कोई कोण 90 अंश का बन रहा है तो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। लेकिन दोस्त अगर कोई कोण 90 अंश से अधिक का बन रहा है और 180 अंश से छोटा बन रहा है तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। लेकिन दोस्त अगर कोई कोण 180 अंश का बन रहा है तो उसको हम लोग ऋजु रेखीय कोण कहते हैं। ऋजु रेखीय कोण कहते हैं। लेकिन दोस्त अगर कोई कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम का बन रहा है तो उसको हम लोग बृहत कोण कहते हैं। बृहत बृहत कोण कहते हैं। लेकिन दोस्त अगर कोई कोण 360 अंश का बनेगा तो उसको हम लोग संपूर्ण कोण कहेंगे। उसको कौन सा कोण कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। लेकिन दोस्त यहाँ पर कुछ और पॉइंट है कि अगर दो कोणों का योगफल 90 अंश का होगा तो उसको हम लोग पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। पूरक या कोटिपूरक कोण कहते हैं। दोस्त अगर दो कोणों का योगफल 180 अंश का होगा तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो दोस्तों वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम लोग जीवा कहते हैं। इस तरह हम लोगों का ब ऑप्शन सही होगा। दोस्त मान के चलिए कि आपका यह एक वृत्त है। तो वृत्त में मान के चलिए कि अगर यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। लेकिन दोस्त मान के चलिए कि वृत्त का यह केंद्र है। अगर वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली अगर कोई रेखा है तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। लेकिन दोस्त जो केंद्र से वृत्त के किसी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, यानी इनमें से कौन 5 से विभाज्य संख्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्त 5 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 हो और 5 है तो वह संख्याएं अवश्य ही 5 से कटेंगी। तो दोस्त हम लोगों का ऑप्शन द में इकाई अंक 5 दिया हुआ है, ये संख्याएं 5 से अवश्य कटेंगी। अगर आपको विभाज्यता का नियम पता नहीं है तो दोस्त अगर आप 5 से इन ऑप्शन को कटाना स्टार्ट कीजिए तो दोस्त अगर ऑप्शन को कटाएंगे तो लास्ट द वाला जो ऑप्शन है 37 75, तो दोस्त कटाने पर 5 7 35, 2 बचेगा, फिर 7 उतारेंगे, 5 पचे का होगा 25 होगा, फिर बचेगा 2, फिर 5 उतारेंगे, 5 पचे 25। यानी कि देखिए इसको कटाने में 5 से कट जा रहा है, यानी कि यह द जो ऑप्शन होगा ये 5 से विभाज्य होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि 15% का भिन्न रूप होगा। तो दोस्त 15% का भिन्न रूप ज्ञात करने के लिए पहले 15 आप प्रतिशत को जब हटाएंगे तो बटा में क्या होगा? 100 होगा। दोस्त इसको हम लोग कटाएंगे, 5 3 15,
5 दूना के 10 है 0, यानी 3 बटा का होगा हम लोगों का 20 होगा। इस तरह हम लोग का ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्त, यहाँ पर एक आध पॉइंट याद कर लीजिए कि अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो उसमें 100 से भाग दे देते हैं। चलिए दोस्त, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? तो दोस्त, यहाँ पर जो हम लोगों का पूर्णांक 500 दिया हुआ है, यह अपने आप में 100% है। तो दोस्त, 100% का वैल्यू हमको 500 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1% का वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्त, 1% का वैल्यू 500 बटा में 100 होगा। दोस्त, अगर 65% का वैल्यू निकाल देंगे तो हमको परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ है वह पता चल जाएगा। तो दोस्त, 65% का वैल्यू निकालने के लिए 65 का गुणा कराना पड़ेगा। तो दोस्त, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से गुणा कराएंगे तो 5 पचे 25 को 5 हासिल 2 होगा, 5 छः का 30, 2 का होगा 32 होगा। इस तरह हम लोगों का जो भी अंक प्राप्त होगा 325 नंबर प्राप्त होगा। चलिए दोस्त, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। समीकरण 3x-5 बराबर x प्लस 3 को हल कीजिए। तो दोस्त, इस समीकरण को हल करने के लिए तो 3x-5 बराबर x प्लस 3। तो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि अगर बराबर के इधर प्लस है उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, अगर उधर माइनस है इधर लेके आएंगे तो प्लस होगा, अगर इधर गुणा है तो उधर लेके जाएंगे तो भाग होगा, अगर इधर भाग है उधर लेके जाएंगे तो वहाँ पर गुणा होगा। तो दोस्त, यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर जो 3x है तो यह एक ही जाति का जो रहेगा वही इधर आएगा। तो दोस्त, यक्स जाति वाला जो है एक्स जाति के पास जाएगा। तो दोस्त, जो यहाँ पर 3x है यह x इधर लेकर आएंगे तो यह प्लस है, इधर आएगा तो -x हो जाएगा, बराबर 3 इधर रहने दीजिए। अगर यह -5 है उधर लेके जाएंगे तो +5 होगा। तो दोस्त, यहाँ पर इसको हल करेंगे, 3x में से x घटेगा तो 2x बचेगा, बराबर 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो x बराबर का होगा 8। यह अगर गुणा के रूप में है तो इधर लेके जाएंगे तो भाग देगा, तो 2 चौका का होगा 8 होगा, यानी x का मान हम लोग का 4 आएगा। चलिए दोस्त, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्त, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग यानी भुजा गुणे भुजा होता है। तो दोस्त, हम लोग का भुजा दे दिया है 6 सेमी, तो 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 छड़े का होगा 36 होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 36 सेमी वर्ग स्क्वायर होगा। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है कि x प्लस 5 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, आपको यहाँ से सूत्र पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का होता है। तो दोस्त, इसका सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दोस्त, यहाँ पर जो हम लोगों का x प्लस 5 का होल स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो दोस्त इसको हम लोग तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2a का मान x, b का मान 5 है हम लोगों का। दोस्त, इसको हल करेंगे हम लोग तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, प्लस 2 पाँच का होगा 10x होगा। दोस्त, इसको क्रम से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, यही हम लोग का आंसर होगा। चलिए दोस्त, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो दोस्त, अगर कोण बनाने की बात करेगा तो सबसे पहले आप एक सीधी रेखा खींचेंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद इस पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद अपने प्रकार में एक दूरी लेंगे और वह दूरी लेकर आप एक चाप डालेंगे। चाप डालने के बाद यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो यह जो कोण बनेगा 60 अंश का बनेगा। दोस्त, अगर वही दूरी लेकर दूसरे चाप डालेंगे तो यह जो कोण बनेगा वह 120 अंश का बनेगा। दोस्त, अगर 90 अंश का कोण बनाना होगा तो दोस्त यहाँ से वह उसी दूरी को लेकर चाप डालेंगे और यहाँ से एक उसी दूरी को लेकर चाप डालेंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा हम लोगों का 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए दोस्त, इसको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे आगे चलकर। चलिए दोस्त, अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं कि संख्याओं 13, 39, 273 के मौसा ज्ञात कीजिए। तो दोस्त, मौसा जो तीनों में कॉमन होता है वही मौसा होता है। तो दोस्त,
जो 13 है 39 में भी कॉमन है, 273 में भी कॉमन है। इस तरह हम लोग का मौसा 13 हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले खंड कर कर देखेंगे तो 13 का हम लोग खंड करेंगे तो 13 का खंड 13 ही होगा। लेकिन 39 का खंड करेंगे तो 39 का खंड 3 गुणे का होगा 13 होगा। अगर इसका 273 का खंड करेंगे तो इसका खंड करने के लिए 13 कटाएंगे, इसको 273 को कटाएंगे तो 3 से कटेगा, 3 नवा 27, 3 एकमा 3, फिर कटेगा 7 से कटेगा, 7 एकमा 7, 7 लिखे 21, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकमा 13, यानी इसका खंड हम लोग का 3 गुणे 7 गुणे 13 होगा। तो दोस्त जो तीनों में कॉमन होगा वही मौसा होगा, तो तीनों में कॉमन हम लोग का 13 दिख रहा है, इस तरह हम लोग का मौसा 13 होगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्त ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप एक सूत्र याद कर लीजिए कि क्रय मूल्य मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस माइनस प्रतिशत लाभ या हानि। तो दोस्त यहाँ पर जब लाभ होगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर हानि होगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दोस्त इस सूत्र पर अगर आप रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। दोस्त यहाँ पर जो हम लोगों का दिया है कि एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेचा हुआ मूल्य विक्रय मूल्य होता है, यानी विक्रय मूल्य का मान दे दिया है 1800 रुपया। फिर गुणे 100 करेंगे प्लस 100, यहाँ पर हानि हो रहा है तो हानि के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं? माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो माइनस करेंगे, कितना का हानि हो रहा है? 10% का। इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर हल करेंगे अगर हम लोग तो 1800 होगा गुणे 100 बटा में 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 90 होगा। कटा दीजिए इसको, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 9 दूना के 18 जीरो, यानी कि 20 में 100 का गुणा करेंगे तो 20 सवैयम कितना होता है? 2000 होता है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना होगा? 2000 रुपया होगा। दोस्तों इसी प्रश्न को दूसरे मेथड से करते हैं। तो दोस्तों अगर दूसरे मेथड से करेंगे तो मान के चलिए कि वो 1800 रुपये में बेचा है तो 10% का हानि हुई है, यानी 10% का हानि का मतलब क्या होता है? वो 90% का बेचा है। तो 90% का वैल्यू हमको दे दिया है 1800 रुपया। तो दोस्तों 1% का वैल्यू निकाल लीजिए तो 1800 बटा में क्या होगा? 90 होगा। दोस्त अगर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो वही हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 9 दूना 18 जीरो, यानी कि 100 में 20 का गुणा करेंगे तो 2000 रुपया होगा, यानी उसका क्रय मूल्य 2000 रुपया था। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। तो दोस्त यहाँ पर हम लोगों का मूलधन दे दिया है 500 रुपया, दर दे दिया है हम लोग का 12%, समय दे दिया है 3 वर्ष बटा में 100 करेंगे। तो दोस्त यहाँ पर कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो दोस्त यहाँ पर करेंगे तो 12 पाँच 60 और 60 तीन कितना होगा? 180 होगा, यानी यहाँ पर हम लोग का साधारण ब्याज 180 रुपया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, समीकरण इतना को सरल कीजिए। तो दोस्त अगर आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले गुणा कराने का काम करेंगे। तो x में y का गुणा कराएंगे तो एक्स वाई होगा, माइनस x में z का गुणा कराएंगे तो एक्स जेड होगा, फिर प्लस y में z का गुणा कराएंगे तो वाई जेड होगा, फिर माइनस y में x का गुणा कराएंगे तो वाई एक्स होगा, फिर प्लस एक जेड में x का गुणा कराएंगे तो जेड एक्स होगा, फिर माइनस होगा, फिर जेड में y का गुणा कराएंगे तो जेड वाई होगा। फिर उसके बाद अगर देखेंगे एक जाति का होगा तो उसको जोड़ेंगे, अगर दूसरे जाति को होगा तो उसको छोड़े रहेंगे। तो दोस्त यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर वाई एक्स एक ही जाति का है, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे। और दोस्त जेड एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर भी जेड एक्स है, लेकिन यह हम लोगों का एक प्लस है और एक माइनस है, यह भी कट जाएंगे। और दोस्त आगे एक वाई जेड प्लस है और यहाँ पर एक माइनस है, तो यह भी दोनों कट जाएंगे। इस तरह हम लोगों का शून्य बचेगा, इस तरह हम लोग का शून्य आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन की भोजन सामग्री है।
यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ गए तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो दोस्त ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि M1 D1 बराबर M2 D2। तो दोस्तों पहले कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों के लिए भोजन है। तो दोस्त पहले 50 छात्र हैं और वह 40 दिन तक खाते हैं। दोस्त अगर कह रहा है कि 50 छात्र पहले तो थे लेकिन 30 छात्र और आ जाएंगे तो ये भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। तो दोस्त 50 छात्र पहले से 30 छात्र और आ गए यानी 80 छात्र होंगे। तब कितने दिन चलेगी, तो मान के चलिए x दिनों तक चलेगी। तो दोस्त इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 50 गुणे 40, यह गुणा के रूप में है, पक्षांतर होगा तो भाग करेगा बराबर x। तो दोस्त कटाएंगे 40 दूना के 80, 2 25 50, यानी दोस्त अब हम लोगों का जो भोजन है यह 25 दिनों तक चलेगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं कि एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेमी है, इसकी लंबाई 13 सेमी है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो दोस्त आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो दोस्त यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 117 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई मान के चलिए x है। तो दोस्त अगर इसको हल करेंगे तो x बराबर 117 बटा में 13 होगा, यानी 13 से भाग देंगे तो 13 नवा का होता है 117 होता है, यानी हम लोग का जो चौड़ाई होगा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए दोस्त अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो इसकी चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगा। तो दोस्त यहाँ पर आपको एक सूत्र पता होना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। तो दोस्त यहाँ पर रेलगाड़ी की बात कर रहा है, तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी, यानी कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई 270 मीटर है और ये कितने समय में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। तो दोस्त यहाँ पर कटाएंगे हम लोग 29 27 0, यानी हम लोगों का 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से यह चल रही थी। दोस्त इसको कह रहा है कि इसको आप क्या कीजिए, किमी प्रति घंटा में बदलिए। तो दोस्त किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से गुणा करते हैं। तो दोस्त 30 में 18/5 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का का होगा 30 होगा, 18 छक्का कितना होगा 108, यानी 108 किमी प्रति घंटा होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूल के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो दोस्त ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कामन लेंगे जो सबको विभाजित कर दे। तो मान के चलिए कि अगर हम 50 कामन लेंगे तो 50 300 को 6 बार में कटाएगा, 250 को 5 बार में कटाएगा और 100 को 2 बार में, 150 को 3 बार में और 450 को 9 बार में कटाएगा। दोस्त इसको पिक्टोग्राफ पर दर्शाना है तो पिक्टोग्राफ पर दर्शाने के लिए एक मानेंगे कि एक पौधा बराबर 50 फूल, एक पौधा बराबर 50 फूल और एक आयत बनाएंगे, इस तरह एक आयत बना देंगे। दोस्त यहाँ पर थोड़ा सा जगह का कमी है इसलिए हम समझा नहीं पा रहे हैं। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग गुलाब लिखेंगे, जी से गुलाब होगा। फिर गेंदा लिखना है तो स्मॉल वाला जी बना दीजिए। फिर जूही लिखना है तो फिर जी बना दीजिए, जे वाला जे बना दीजिए। फिर डहेलिया लिखना है तो डी बना दीजिए। फिर नीचे भी लिख दीजिए कि नहीं यह रजनीगंधा है, आर बना दीजिए। तो दोस्त यहाँ पर एक पौधा बड़ा 50 फूल माने हैं। तो दोस्त यहाँ पर गुलाब को दर्शाना होगा तो हम लोग 50 से कटाए हैं तो 50 छक्का 300 हुआ है। तो यहाँ पर आपको फूलों को बनाना होगा। तो फूल यहाँ पर कितने फूल बनेंगे, तो यहाँ पर 6 फूल बनेंगे। तो यहाँ पर 6 फूल बना दीजिए। मान के चलिए फूल है 1 2 3 4 5 6, 6 फूल बन गया। अगर यहाँ पर हम लोग को गेंदा को दर्शाना है तो गेंदा कितने फूल को बनाना होगा, तो 5 फूल को बनाना होगा। तो यहाँ पर बना दीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 फूल को बना दिए। अगर यहाँ पर जूही को बनाना होगा तो यहाँ पर 2 फूल को बनाना होगा, यहाँ पर 2 फूल बना दीजिए। अगर डहेलिया को बनाना है तो यहाँ पर 3 गो फूल बनाना होगा, तो 1 2 3 फूल हो गया। अगर यहाँ पर रजनीगंधा को बनाना होगा तो यहाँ पर 9 फूल बनाना होगा, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह का आप बना दीजिएगा। तो दोस्त यही जो ग्राफ होता है इसी को हम लोग पिक्टोग्राफ कहते हैं। इसी तरह हम लोग ये ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्त थोड़ा-सा यहाँ पर जगह का कमी है इसलिए हम लोग सही पूर्वक ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। दोस्त आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने का काम कीजिए ताकि हम लोग आगे के प्रश्न सही पूर्वक ढंग से कर सकें। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और अपने माता-पिता के सपनों को साकार कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।